हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। इसमें हम क्या सीखेंगे? कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज डीबीएमएस, टाइप फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस एंड टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। In our day-to-day life, every person uses database in various ways. Like people use phone diary or phone book which contains name, address, email ID, phone number, etc. Doctor maintains medical history of patients. Librarian maintains records of their book details, issue date, return date, etc. Teacher keeps records of students like name, roll number, marks, etc. In these examples, everyone is maintaining records in a systematic manner. In a computer system, we always maintain our records, and at this point, a database is very useful. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं हमारे स्मार्टफोन में भी एक कॉन्टैक्ट करके एक टैब है। उसमें क्या है? सब कॉन्टैक्ट नंबर्स है। फ़ोन बुक जिसे बोलते हैं हम, उसमें क्या रहता है? नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वर्क और होम और बाकी जो भी है आपके मोबाइल नंबर अलग अलग, वो आप स्टोर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स के। तो ये हो गया एक हमको जानकारी रहने वाला एक डेटाबेस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं? उनके पेशेंट्स का जो मेडिकल हिस्ट्री है वो डेटाबेस के थ्रू वो मेंटेन कर पाएंगे। लाइब्रेरियन क्या करता है? लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रहती है, किसने कब कौन सी तारीख पे कौन सा बुक लिया, कौन से ऑथर का बुक लिया, ये सब जानकारी एक लाइब्रेरियन नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो उसकी मदद के लिए कौन आता है? डीबीएमएस। डीबीएमएस की मदद से वो डेटाबेस मेंटेन करके ये सब रिकॉर्ड्स वो रख पाता है। टीचर्स भी हर एक स्टूडेंट के मार्क्स, उनका नाम, रोल नंबर, ये सब एक हद तक कर पाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हो गए तो उनको दिक्कत आएगी, तो उनके भी मदद के लिए ये डीबीएमएस आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी एग्जाम्पल्स है ये हमने देखे। इसके बाद हम बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस किसे बोला जाता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच हेल्प्स इन इफिशिएंट रिट्राइवल, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग ऑफ डेटा। इन एग्जाम्स, इसका एग्जाम्पल दिया है, इन एग्जाम्स mark obtained by a student in subjects is data before it is entered into a report card. रिपोर्ट कार्ड में डालने से पहले जो भी स्टूडेंट का मार्क्स है एक एक सब्जेक्ट में, वो उसका एक इंडिविजुअल डेटा पीस हो गया। ठीक है, इन अ रिपोर्ट कार्ड द कंबाइंड मार्क्स और द डेटा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट स्पीक्स अबाउट दैट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। उसका रिपोर्ट क्या हो गया? उसके पूरे जितने भी मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट में, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस हो गया। Thus, when the data is maintained in an organized manner, it becomes meaningful or organized information. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चार्ट जो है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि डेटा और इंफॉर्मेशन में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज यानी डिफरेंसेस क्या क्या है। तो डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा। डेटा एक रॉ फैक्ट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया हुआ डेटा है। डेटा डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग वाइल इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डेटा कुड बी रिलेवेंट और इररिलेवेंट, बट विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। अगर डेटा ही नहीं है तो इंफॉर्मेशन का कुछ फायदा है क्या? इंफॉर्मेशन मिल पाएगी क्या हमको? नहीं। ईच स्टूडेंट्स एग्जाम स्कोर इज वन पीस ऑफ डेटा। एक स्टूडेंट का जो भी उसका स्कोर है वो उसका खुद का एक पीस ऑफ डेटा हो गया।
लेकिन द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास और द एंटायर स्कूल इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। ऐसे हर एक बच्चे से, हर एक स्टूडेंट से उनका स्कोर लिया जाएगा, हर एक क्लास का हम डेटा देख पाएंगे, और जितने भी क्लासेस है उनका जो स्कूल बना है उनको मिला के, तो उस पूरे स्कूल का भी मार्क्स और उसका परफॉर्मेंस हम देख पाएंगे। उसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया डेटा और इंफॉर्मेशन का। आगे बढ़ते हैं। 2.3 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS। पहले तो देखते हैं कि डेटाबेस क्या है। अ डेटाबेस, ऑफन एब्रिवेटेड एज DB, is a collection of information organized in such a way that a computer program can quickly select desired pieces of data। ये डेटाबेस का डेफिनेशन हो गया। अब डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है? अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS is a software for creating and managing databases। The DBMS provides users and programmers with a systematic way to create, retrieve, update and manage data। It stores data in such a way that it becomes easier to retrieve, manipulate and update information। समझ में आया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या करता है ये सॉफ्टवेयर? ये डेटाबेस क्रिएट करता है और उसको मैनेज करता है। ये क्या करता है? यूजर्स, जो डेटाबेस यूजर्स है उनको, और प्रोग्रामर्स जिन्होंने प्रोग्राम बनाया है, उनको एक सिस्टमेटिक वे में डेटा क्रिएट करने को, रिट्राइव यानी निकालने को, अपडेट यानी उसमें ऐड करने को, और पूरी तरीके से मैनेज करने को देता है। इट स्टोर्स डेटा इन सच अ वे दैट इट बिकम्स ईजियर टू रिट्राइव, मैनिपुलेट एंड अपडेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS आर MySQL, PostgreSQL, MS Access, Oracle, SQL Server, IBM, DB2 एंड Sybase। यहाँ पे उसके लोगोस दिए गए, जिनमें से आप कहीं देखे होंगे आपने। आगे देखते हैं। DBMS क्या होता है वो देख लिया हमने। उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमको क्या क्या एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है? रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। डेटाबेस इज रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ टिकट बुकिंग, ट्रेन्स डिपार्चर एंड अराइवल स्टेटस, स्टेटस ऑफ सीट्स अवेलेबल एक्सेट्रा। रेलवे से आप जाते हैं तो आपको पहले तो टिकट खरीदना पड़ता है। टिकट आप ऑनलाइन बुक करते हैं। ऑनलाइन बुक करते हैं तो वेबसाइट के थ्रू करते हैं। वेबसाइट में आपको टिकट अवेलेबल है कि नहीं, स्टेटस ऑफ दैट सीट्स अवेलेबल, फिर आपको कौन सा ट्रेन चाहिए उस ट्रेन का नंबर डालना पड़ता है, डिपार्चर टाइम आपके सूटेबल है कि नहीं, अराइवल टाइम आपको सूटेबल कि नहीं डालना पड़ता है। वो सब डालने के बाद आपका टिकट बुक होता है। ठीक है, तो ये जो टिकट बुकिंग का सिस्टम है ये भी एक डेटाबेस के थ्रू ही मैनेज होता है। तो ये DBMS का एक एप्लीकेशन हो गया जो आप सभी को पता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रहती है। अकेले लाइब्रेरियन को ये सब हैंडल करना आसान हो पाएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए DBMS वहाँ पे काम करता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, so it is very difficult to keep a record of all the books in a copy or a register. So DBMS is used to maintain all the information related to book, issue dates, name of the book, author and availability of the book. ठीक है, ये सब करने से लाइब्रेरियन को झट से पता चल जाता है कि कौन सी तारीख को किसने और किस ऑथर का बुक लिया था और कब वापस दिया है। थर्ड एप्लीकेशन इज बैंकिंग। People make thousands of transactions through banks daily and they can do this without going to the bank। बैंक में जाए बिना भी आप घर बैठे ट्रांजैक्शन, कोई भी पैसा के लेन देन कर सकते हैं। वो किस वजह से हो पाया है? DBMS की वजह से। बैंक्स हर एक कस्टमर का डेटा, उसके अकाउंट का डेटा, उसमें कितना बैलेंस है, उसने कौन से यूज़र को कितना पैसा भेजा है या रिक्वेस्ट किया है, ये सब डेटा उनके पास रहता है। तो उसकी वजह से अभी क्या हो रहा है? सो नाउ बैंकिंग हैज़ बिकम सो ईजी दैट बाय सिटिंग एट होम customers can send or get money through banks. All this is possible just because of DBMS that manages all the bank transactions.
नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. Examinations are done all these records through DBMS. Students registration details, results, courses, grades, all our information is stored in a database. आपको तो पता ही है अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी होते हैं. तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो क्विज टाइप में रहता है. हर एक स्टूडेंट के लिए एक ही क्वेश्चन होगा क्या? नहीं, अलग अलग हो सकते हैं. तो ये रैंडमली क्वेश्चन जो पुट फोर्थ किए जाते हैं हर एक स्टूडेंट को अलग अलग से, ये डेटाबेस की मदद से हो पाते हैं. नहीं तो मैन्युअली ये पॉसिबल नहीं था. तो ऑनलाइन की वजह से और डीबीएमएस की वजह से ये जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस है, ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, उसका एग्ज़ाम में कौन से पेपर्स कौन से क्वेश्चंस डाले हैं रैंडमली, उसका रिजल्ट क्या आया है, क्या क्या कोर्सेज ऑप्ट किए हैं उसने, उसमें कौन कौन सी ग्रेड्स मिली है, ये सब इंफॉर्मेशन ये डेटाबेस के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस. तो ये तो हो गया यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का एप्लीकेशन. नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गया डीबीएमएस का क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस. फॉर परचेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल द अदर ट्रांजैक्शंस आर मेड पॉसिबल ओनली बाय डीबीएमएस. A credit card holder knows the importance of his information that all are secured through DBMS. क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा, आपके घर में किसी के पास रहेगा क्रेडिट कार्ड, उसमें 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर रहता है और एक सीवीवी नंबर रहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है उसका डेट और ईयर भी रहता है. ठीक है, ये तो बहुत सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन. ये इसको सिक्योर कौन रखता है? तो ये डीबीएमएस के थ्रू सिक्योरली स्टोर किया जाता है. वो सिर्फ और सिर्फ आपके और बैंक के बीच में, जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है और जो क्रेडिट कार्ड ऑथरिंग एक एजेंसी है, इन तीनों के पास ही ये डिटेल्स रहते हैं. बाकी दूसरे किसी के पास भी नहीं जाते जब तक आप नहीं प्रोवाइड करते. तो ये क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में भी डीबीएमएस का रोल है. नेक्स्ट है सोशल मीडिया साइट्स. We all are on social media websites to share our views and connect with our friends. Daily millions of users sign up for these social media accounts like Facebook, Twitter, Pinterest and Google+. Google+ तो अभी हाल ही में बंद हो गया है 2-3 साल पहले. But how is all the information of users stored and how are we able to connect to other people? Yes, this is all because of DBMS. Social media sites, एग्जाम्पल ले लीजिए, फेसबुक है. फेसबुक में आपने कोई पोस्ट डाला है और आपके दोस्तों की भी पोस्ट आपको दिख रहे हैं. तो किस वजह से वो दिख रहे हैं? क्योंकि फेसबुक का जो वेबसाइट है उनका सर्वर पे आपने डेटाबेस में आपने वो एक एक पोस्ट स्टोर किए हैं. आपके अकाउंट के थ्रू आपके पोस्ट दिखाई जाते हैं, दूसरे दोस्तों के अकाउंट के थ्रू उनके पोस्ट स्टोर होते हैं. तो इकट्ठा करके फिर वो रिजल्ट आपको होम फीड में दिखाई देता है फेसबुक में. ठीक है, तो ये तो हो गया सोशल मीडिया में क्या यूज़ है उसका. ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस थे. अब हम देखेंगे 2.5 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस. हमने डीबीएमएस क्या है देख लिया, उसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो देख लिए. अभी क्यों चाहिए, उसका एडवांटेजेस क्या है वो देखेंगे. पहला एडवांटेज है reducing the data redundancy. The file-based data management systems contained multiple files that were stored in many different locations in a system or even across multiple systems. Because of this, there were sometimes multiple copies of the same file which lead to the data redundancy. This is prevented in a database as there is a single database and any change in it is reflected immediately. Because of this, there is no chance of encountering duplicate data. पहले तो हम समझेंगे कि डेटा रिडंडेंसी क्या होती है. समझिए कोई डेटाबेस एक टेबल है जिसमें आप भी एंटर कर रहे हैं, कुछ फील्ड्स एंटर कर रहे हैं, आपके दूसरा यूज़र है, दोस्त है, वो भी एंटर कर रहा है. ठीक है, और कुछ ऐसे एंट्रीज है वो आपने भी सेम लिखी है और दोस्त ने भी सेम लिखी है, तो डुप्लीकेट कॉपीज बन जाएंगी उसकी. ठीक है, तो डेटाबेस अगर डुप्लीकेट कॉपी से भर जाएगा तो एक तो स्टोरेज स्पेस भी वेस्ट हो जाएगी
और आपको सही रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज आपको दिखने में मिलेंगी। तो जेन्युइन कौन सा है, बराबर है ना, जेन्युइन कौन सा है वो आपको पहचानने में भी दिक्कत होगी। तो ये सब रिड्यूस करने के लिए, ये पूरा प्रॉब्लम ही खत्म करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आगे आता है। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। किस तरह से प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये सिंगल डेटाबेस के अंडर मैनेज होता है। सिंगल डेटाबेस होने के कारण जैसे ही कोई चेंज करता है डेटाबेस में, अगर पहले से एक किया है रिकॉर्ड, तो उसमें अगर चेंज होता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है जल्दी से जल्दी उसी वक्त में, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं बनने देता वो। तो ये हो गया रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। समझ में आया। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, शेयरिंग ऑफ डेटा। इन अ डेटाबेस द यूजर्स ऑफ द डेटाबेस कैन शेयर द डेटा अमंग देमसेल्व्स। There are various levels of authorization to access the data, and consequently the data can only be shared based on the correct authorization protocols being followed. Many remote users can also access the database simultaneously and share the data between themselves. आपको सोशल मीडिया का अगर बोला जाए तो आपका जो डेटा है, समझो फेसबुक का अकाउंट है आपका, तो आपका अकाउंट सिक्योर पहले कैसे रहता है, एक तो यूज़र नेम पासवर्ड डाला है आपने, उससे वो सिक्योर हो जाता है। तो अगर आपने लॉगिन किया है तो आप ही वो एक ऑथराइज्ड यूज़र होने के नाते आप ही पोस्ट कर सकते हैं खुद के अकाउंट से, ठीक है। कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, जब तक उसको यूज़र नेम पासवर्ड आपका पता नहीं है तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो सोशल मीडिया जो हमने एग्जाम्पल लिया फेसबुक, तो इससे क्या होता है, एक यूज़र अपने व्यूज़ या फिर अपनी पोस्ट के थ्रू अपना ओपिनियन शेयर करता है दूसरे दोस्तों के साथ। तो ये हो गया शेयरिंग ऑफ डेटा। एक साथ होता है क्योंकि कैसा है, दूसरा यूज़र भी उसके खुद की पोस्ट लिखता है, वो भी एक ही वक्त में लिख सकता है, लेकिन वो दूसरा यूज़र होने का कारण और वो ऑथराइज यूज़र होने के कारण वो अपनी पोस्ट खुद लिखता है और आप अपनी पोस्ट खुद लिखते हैं, ठीक है। इस बीच में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ डेटा होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये इंश्योर करती कि शेयरिंग ऑफ डेटा अच्छे तरीके से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हो जाए। नेक्स्ट एडवांटेज है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट in the database. Data integrity is very important as there are multiple databases in a DBMS. All of these databases contain data that is visible to multiple users. So it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the databases and for all the users. Data integrity का एक आसान मीनिंग में समझाता हूँ। फेसबुक है अपने पास, ठीक है, आपका भी अकाउंट है और आपके बहुत सारे हज़ारों दोस्तों का भी अकाउंट है, जितने भी नोन अननोन दोस्त है, इंडिया में है, इंडिया से बाहर के भी है। तो फेसबुक सबको दिख रहा है, वर्ल्ड में सबको दिख रहा है, ठीक है। अगर फेसबुक में एक आपने डाली हुई पोस्ट किसी दूसरे दोस्त को अलग ही दिख रही है, ऐसा होता है कभी? नहीं होता। दूसरे किसी ने डाली हुई पोस्ट 4 लोगों को अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। ये किस वजह से टाला जाता है अलग अलग दिखना? ये इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। इंटीग्रिटी यानी कंसिस्टेंसी। एक जो डेटा में रिकॉर्ड है डेटाबेस में, वो हर किसी को एक जैसा ही दिखना चाहिए, हर एक जगह से, वो चाहे कहीं से भी, यानी डेस्कटॉप से ये कर रहा है, एक्सेस कर रहा है या फिर रिमोटली कर रहा है, हर एक को एक जैसा ही डेटाबेस और उसके एंट्रीज मिलने चाहिए, उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। ये इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी। तो ये एडवांटेज किस चीज़ से मिलता है? डीबीएमएस के थ्रू। समझ में आया? और नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी क्या है? डेटा सिक्योरिटी इज अ वाइटल कंसेप्ट इन अ डेटाबेस। ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स शुड बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस and their identity should be authenticated using a username and password. Unauthorized users should not be allowed to access the database under any circumstances as it violates the integrity constraints. ठीक है। डेटा सिक्योरिटी क्या है? डीबीएमएस में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका फेसबुक अकाउंट
जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड से सिक्योर होता है। अगर किसी को पासवर्ड आपका पता चल जाए, यूज़र नेम तो फिर भी कहीं पे भी मिल जाता है, आपका ईमेल एड्रेस हो गया या यूज़र नेम हो गया, वो पासवर्ड उसके पास होने के कारण वो इस्तेमाल कर पाएगा, ठीक है। लेकिन DBMS क्या इंश्योर करता है कि उसमें वो ऑथेंटिकेशंस डालता है कि ये एक्स यूज़र है, तो ये एक्स यूज़र है तो उसके लिए पहचानने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, कुछ सिक्योरिटी मैसेज डाला हुआ है क्या। आपने देखा होगा कई बार कि फेसबुक है, अगर आपका फेसबुक किसी कारण से पासवर्ड आपने ठीक नहीं डाला तो वो आपको पूछता है कि आपके दोस्त कौन से हैं, पहचानिए। आपको 4-5 फोटोज़ दिखाता है, उसमें से आपने अगर सही तरीके से पहचान लिए आपके दोस्त, वो तो आपको ही पता चलेंगे ना कि आपके दोस्त कौन से हैं, तो वो पहचानेगा उस वेरिफिकेशन मेथड से कि वो आप ही हो जो एक्सेस कर रहे हो आपके अकाउंट को, ना कोई दूसरा, ठीक है। तब वो आपको कुछ वैलिडेशंस वेरिफिकेशंस के बाद आपको वो एक्सेस दे देगा कि आपके फेसबुक में वो लॉगिन कर पाएंगे आप। अगर आप नहीं हो और दूसरा कोई है, हैकर है या फिर दूसरा कोई है अननोन व्यक्ति, वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, तो वो आपके फ्रेंड्स को पहचानेगा क्या? मोस्ट प्रोबेबली नहीं पहचानेगा। वो 2 को पहचानेगा, 3 को नहीं पहचानेगा, गलत जवाब दे देगा, तो सिस्टम उसको अपने आप ही बाहर रख देगी। तो क्या कर रही है यहाँ पे सिस्टम? सिक्योर कर रही है आपके अकाउंट को अनऑथराइज्ड यूजर्स से, उनको एक्सेस नहीं दे रही। तो ये भी एक DBMS का एक एडवांटेज है। समझ में आया? नेक्स्ट एडवांटेज है प्राइवेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द प्राइवेसी रूल इन अ डेटाबेस मीन्स ओनली द ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस अ डेटाबेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कंस्ट्रेंट्स. There are levels of database access and a user can only view data. For example, in social networking sites, access constraints are different for different accounts a user may want to access. अभी जैसे मैंने बताया फेसबुक के लिए, अगर आपका अकाउंट आपको एक्सेस करना है तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। अगर वो गलत डाला आपने तो फिर आपका प्राइवेसी जो है, यानी अगर दूसरा कोई कर रहा है एक्सेस, तो उससे भी सिक्योर करने के लिए और आपके जो डिटेल्स है आपने डाले हुए वो सिक्योर्ड है कि नहीं, वो इंश्योर कैसे करता है कि प्राइवेसी पॉलिसी मेंटेन करता है DBMS। आपके डेटा एनक्रिप्ट किए जाते हैं, आपने जो भी लिखा है वो, तो इसकी वजह से सिर्फ आप और आप ही एक्सेस कर पाते हो आपका डेटा, आपके अकाउंट को आप ही लॉगिन कर पाते हो और आप ही देख पाते हो, दूसरा कोई नहीं। नेक्स्ट एडवांटेज है बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी. The users don't need to backup data periodically because this is taken care of by DBMS. Moreover, it also restores the database after a crash or system failure to its previous condition. Backup and recovery वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि DBMS क्या करता है, आपको मैन्युअली बैकअप या रिकवरी करने की ज़रूरत नहीं है. आप जैसे ही डेटाबेस को कोई ट्रांजैक्शन करते हो, अपडेट करते हो, रिट्राइवल करते हो, कुछ भी करते हो, तो अपने आप डेली टाइमली बेसिस पे वो पीरियोडिकली बैकअप करते रहता है आपका डेटा, ताकि जब कोई भी सिस्टम क्रैश हो, यानी लाइट चला जाए या फिर कोई डेटा करप्शन हो जाए, कोई वायर निकल जाए आपका कंप्यूटर का, सर्वर का, ठीक है, तो उस वक्त में क्या करता है कि जो प्रीवियस कंडीशन में डेटा था आपका डेटाबेस में, उस कंडीशन में वो रिस्टोर कर देता है फिर से, ताकि आपके काम में कोई आगे जाके दिक्कत ना आए. ठीक है, यानी आपका जो पूरा टाइम गया है डेटा एंट्री में या फिर डेटा एक्सेस करने में, वो पूरा का पूरा वेस्ट ना जाए, ताकि पहले जो था स्टेट, उस स्टेट में वो रिस्टोर कर देता है, टाइम बच जाता है आपका. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम. ये क्या करता है डीबीएमएस? It reduces the application development and maintenance time. It supports many important functions that are common to many applications, accessing data stored in the database management system, which facilitates the quick development of application. DBMS क्या करता है इन शॉर्ट? वो आपका एप्लीकेशन और मेंटेनेंस का जो ओवरऑल टाइम है उसको कम कर देता है. किस तरीके से कम करता है? ताकि वो ये जो एडवांटेज मैंने पहले बताया
एक तो वो सिक्योर करता है आपका डेटाबेस, इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। इंटीग्रिटी यानी पूरा एक जैसा ही दिखे, डुप्लीकेट कॉपीज ना दिखे किसी को, वो इंश्योर करता है। अगर डुप्लीकेट कॉपी बन गई तो आपका काम बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा आपका डेवलपमेंट का और मेंटेनेंस का टाइम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वो कम कर देता है डीबीएमएस। तो ये तो हो गए डीबीएमएस के एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे 2.6 डेटा टाइप्स इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में डेटा टाइप्स का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या डेटा टाइप्स है, ये हम इस पार्ट में सीखेंगे। When you create a table or add a field to a table in a database, fields are created with specific data type. Data types are classifications that identify possible values for and operations that can be done on the data as well as the way the data in that field is stored in the database. अब हम समझते हैं कि डेटा टाइप्स किसे बोला जाता है। जब आप किसी डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस एक बहुत बड़ा एक बड़े तौर पे देखिए कि एक डेटाबेस है जिसमें हम बहुत सारे टेबल्स बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाना है, एक स्टूडेंट का टेबल बनाना है, ठीक है। एक टीचर हूं मैं और मुझे एक स्टूडेंट्स का टेबल बनाना है, तो टेबल का नाम क्या रहेगा, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स टेबल में मुझे अगर फील्ड्स डालने हैं तो क्या क्या फील्ड्स होंगे उसके, तो उसके होंगे रोल नंबर होंगे, स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन किए जाते हैं, स्टूडेंट का नाम होता है, स्टूडेंट की डिवीजन होती है, क्लास होता है और उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये फील्ड्स हो गए। ये फील्ड्स को, इंडिविजुअल फील्ड्स को कौन कौन सा डेटा टाइप एप्लीकेबल होंगे वो हम ये पार्ट में सीखेंगे। समझो रोल नंबर है, तो रोल नंबर हम कैसे लिखते हैं, ABCD लिखते हैं क्या, नहीं, हम 1 to 100 तक लिखते हैं, ठीक है। किसी स्कूल में या किसी क्लास में 1 से 50 तक स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो हम रोल नंबर कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 तक लिखते हैं। तो हो गया रोल नंबर के लिए लिखा गया डेटा टाइप। नाम के लिए क्या लिखेंगे, नाम के लिए कोई नंबर में नहीं लिखेगा, नाम थोड़ी ना मोबाइल नंबर है, तो उसको पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। सचिन रमेश तेंदुलकर फॉर एग्जाम्पल ले लिया, तो ये क्या हो गया, नाम हो गया। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर तो नहीं होगा। तो वो क्या होगा, ये देखने के लिए हमें ये नेक्स्ट जो चार्ट दिया गया ये देखना पड़ेगा। तो डेटा टाइप्स कितने टाइप के हैं, क्लासेस, एक क्लास है टेक्स्ट, नेक्स्ट है सेकंड न्यूमेरिक, थर्ड वन इज डेट एंड फोर्थ वन इज टाइम। तो ये 4 तरीके के क्लास हो गए जो डेटा टाइप्स के क्लास है। हर एक क्लास में उनका इंडिविजुअल डेटा टाइप है, वो क्या है एक एक देखेंगे। पहला देखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में है एक तो है कैर, दूसरा है वैर कैर, ठीक है। ये कैर क्या करता है, कैर यानी कैरेक्टर। इट होल्ड्स अ फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, इट कैन बी लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर, बट इट इज ऑफ फिक्स साइज, ठीक है। अगर कैरेक्टर समझो रोल नंबर है, रोल नंबर मेरे पास है कुछ 50 रोल नंबर है और मुझे फिक्स्ड अमाउंट ही चाहिए, 50 के ऊपर मुझे एक भी नहीं चाहिए, 51 वाला नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कैर लिखूंगा और पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 50। तो मेरा मैक्सिमम कितना हो जाएगा कि 50, उतना मैं स्टोर कर पाऊंगा रोल नंबर्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कैर के लिए। कैर क्या करता है, फिक्स लेंथ का स्ट्रिंग स्टोर करता है, जो कि कोई नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है या स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। दूसरा क्या है, वैर कैर। वैर यानी वेरिएबल कैरेक्टर। इट होल्ड्स अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, इट कैन बी लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, द मैक्सिमम साइज इज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस। वेरिएबल लेंथ है, तो अगर आपने ऐसे ही लिख दिया डेटा टाइप, एक टेबल में आपने फील्ड क्रिएट किया, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिकल्स होंगे हमारे, तब मैं पूरा इलिस्ट्रेट करके बताऊंगा कि डेटा टाइप्स असाइन कैसे करते हैं। फिलहाल हम देख लेंगे कि वैर कैर अगर हम चूज करते हैं किसी टाइप को,
समझो नेम को varchar चूज किया है, किसी का नाम पूरा लिखा जाए तो सचिन रमेश तेंदुलकर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक जाता है या फिर 70 तक जाता है। तो हम ये तो इंश्योर नहीं कर सकते कि इतना ही रहेगा, 70 तक ही रहेगा पूरा उसका लेंथ, है ना। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हमको इस कंडीशन में क्या लेना पड़ता है, वेरिएबल स्ट्रिंग लेना पड़ता है। तो उस कंडीशन में varchar यूज़ किया जाता है। अगर आपको पता है कि मैक्सिमम कितना रखना है तो आप ब्रैकेट में varchar ब्रैकेट 350, varchar ब्रैकेट 255 वो लिख सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि कितना हो सकता है आगे जाके, तो आप सिर्फ varchar लिखिए, वो अपने आप बढ़ते जाएगा या फिर यानी एडेप्ट कर लेगा, आपका जो भी स्ट्रिंग है ना वो एडेप्ट कर लेगा। समझ में आया? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे। न्यूमेरिक में दो तरह के डेटा टाइप्स है, एक तो है डेसिमल और एक है इंटीजर, INT। डेसिमल क्या करता है, इट कैन रिप्रेजेंट नंबर्स विथ और विदाउट द फ्रैक्शनल पार्ट। समझो 98.15 जो पॉइंट डाला है हमने उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। तो 98.15 क्या हो गया, एक डेसिमल हो गया। लेकिन डेसिमल में हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 98.15 भी लिख सकते हैं और 98 भी लिख सकते हैं, बराबर। और इंट में क्या लिखते हैं, इंट यानी इंटीजर, इंटीजर यानी नंबर। इसमें क्या लिखते हैं, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यूज, जो रियल नंबर्स है, पूरे नंबर, यानी डेसिमल जो नहीं है, फ्रैक्शंस नहीं है, पूरा 100, 101, 102, 128, ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। 999 ये इंटीजर हो गया। जिस न्यूमेरिक फॉर्मेट में हमको इंटीजर लिखना है, समझो रोल नंबर है, रोल नंबर कोई फ्रैक्शन में लिखेगा क्या, कि फलाना स्टूडेंट है उसका रोल नंबर कोई 28.15 है क्या, ऐसा होता है, कभी सुना है आपने? नहीं। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, उसका रोल नंबर इंट में लिखेंगे, इंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा टाइप डेट। डेट से आपको पता चल गया होगा कि क्या लिखता है ये, इट होल्ड्स द डेट। डेट में क्या क्या आता है, डे आता है, मंथ आता है और ईयर आता है। जैसे कि आपने अपने क्लॉक में देखा होगा कंप्यूटर के, DDMMYY में रहता है या फिर MMDDYY फॉर्मेट में रहता है। ये क्या है DDMMYY, ये है डे, मंथ और ईयर, जो 2 लेटर्स का ईयर रहता है। फिलहाल कौन सा चल रहा है, 2022, उसमें 22 ये YY है। अगर वो 4 डिजिट का रहता तो YY रहता, यानी 2022। समझ में आया? तो ये तो हो गया डेट का डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप है टाइम। टाइम को कैसे लिखते हैं, टाइम और ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, इट होल्ड्स टाइम। टाइम है तो टाइम ही दिखाएगा। किस फॉर्मेट में दिखाता है, HH:MM:SS, यानी आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स में दिखाता है। ये टाइम में भी आप दो तरीके से, दो फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, एक तो AM PM वाला और दूसरा 24 आवर्स का जो है, यानी अगर शाम के 7 बजे है तो आप कैसे बोलेंगे, 19 आवर्स, 1900 आवर्स, ठीक है ना। यानी AM और PM अगर नहीं लिखना है तो 24 आवर्स का जो फॉर्मेट है वो यूज़ करते हैं हम। फिलहाल तो हम प्रॉपरली जो यूज़ करते हैं कन्वेंशनली वो AM PM वाला ही फॉर्मेट रहता है और वो HH:MM:SS फॉर्म में हमको रिजल्ट देता है। ये तो हो गया डेटा टाइप्स इन DBMS। इसमें से कोई भी बात आपको नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2.7 डेटा मॉडल। डेटाबेस इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू certain rules. This logical structure of database is known as a model. Data models define how the data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. It describes the method of storing and retrieving the data. There are different models like network model, hierarchical models and relational model. ठीक है, ये है डेटा मॉडल का इतना सारा डिस्क्रिप्शन।
डेटा मॉडल क्या है? इट इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी डेटाबेस को समझने का जो तरीका है उसको डेटा मॉडल बोलते हैं। डेटा मॉडल्स डिफाइन हाउ द डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम। आपके कंप्यूटर में डेटा अगर प्रोसेस होता है और वो दूसरे किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होके या फिर दूसरे यूजर को कैसे मिल पाता है, किस तरीके से वो एक्सेस कर पाता है, उसका जो है पूरा उसको डेटा मॉडल बोलते हैं। उसमें कितने टाइप्स के रहते हैं डेटा मॉडल्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। कौन कौन से है? नेटवर्क मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तो इसमें से जो सबसे पॉपुलर मॉडल है रिलेशनल मॉडल, जो पूरी दुनिया में यूज करते हैं, वो हम देखेंगे। दैट इज रिलेशनल मॉडल। इट इज द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल इन DBMS. It is called relational model. Relational data model is the primary data model. ये आपको पूछा जा सकता है कि क्या है ये प्राइमरी मॉडल, कौन सा है? रिलेशनल डेटा मॉडल, विच इज यूज्ड वाइडली अराउंड द वर्ल्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। किस चीज के लिए यूज होता है? डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। दिस मॉडल इज सिंपल एंड हैज ऑल द प्रॉपर्टीज एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा विथ स्टोरेज इफिशियंसी। ठीक है, ये तो रिलेशनल डेटा मॉडल का एक डेफिनेशन हो गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है ट्रांजैक्शन फैक्टर। तो ट्रांजैक्शन क्या है? किस चीज को ट्रांजैक्शन बोला जाता है? अ ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ वर्क दैट इज परफॉर्म्ड अगेंस्ट अ डेटाबेस। कोई डेटाबेस में आप एंट्री कर रहे हो या कोई डेटा आप निकाल रहे हो, मांग रहे हो डेटा डेटाबेस से, या फिर कोई डेटा में अपेंड कर रहे हो यानी कोई मौजूदा डेटा है उसमें ऐड कर रहे हो आप। तो ये सब जो इवेंट्स है जो आप एक इंस्टेंस में कर रहे हो, एक यूज़र, तो वो यूज़र का वो इवेंट क्या हो गया? एक ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड or updating a record or deleting a record from the table, then you are performing a transaction on that particular table. समझ में आया? जो कोई भी आप टेबल में काम कर रहे हो, आपने उस टेबल में एक डेटा डाला है, रिकॉर्ड डाला है, आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट किया है या फिर आप कोई रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? इन शॉर्ट, आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो। वो जो इवेंट आप कर रहे हो, एक एक चीज़, उस हर एक चीज को बोला जाता है ट्रांजैक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दिस ट्रांजैक्शंस टू एंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी एंड टू हैंडल डेटाबेस एरर्स। समझो, एक डेटाबेस का एक्सेस आप जैसे अनेक लोगों के पास है, कई लोगों के पास है, तो हमको दिक्कत क्या आएगी? आप इधर डेटा एंट्री कर रहे हो, दूसरा बंदा कोई बैठा है दूसरी जगह पे, वो डिलीट कर रहा है, तीसरा बंदा कोई अपडेट कर रहा है, तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा सिस्टम और हैंग हो जाएगा सिस्टम और पूरा डेटा करप्ट होने का चांसेस है। तो ये सब टालने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? टू इंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी, पूरा डेटा इंटीग्रिटी उसका रहे ठीक से और वो डेटा हैंडल भी सब लोग अच्छे तरीके से कर पाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, हर एक जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, ये जो चीज़ हम बोले थे, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो एक एक देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस हैव द फॉलोइंग 4 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज यूजुअली रेफर्ड टू एज बाय देयर एक्रोनिम एसिड। एसिड यानी एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक एक पढ़ते हैं हम। क्या है वो? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? इट इंश्योर्स दैट ऑल द ऑपरेशंस विद इन द वर्क यूनिट आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज द ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड एट द पॉइंट ऑफ फेल्योर एंड ऑल द प्रीवियस ऑपरेशंस आर रोल्ड बैक टू देयर फॉर्मर स्टेट। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी एक ऐसा एक प्रॉपर्टी है ट्रांजैक्शन का, वो क्या इंश्योर करता है कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो, कोई डेटा एंटर कर रहे हो,
उसी वक्त अगर कोई डेटा डिलीट कर रहा है दूसरा यूज़र, तो वो दूसरे यूज़र को वो रोक देता है उस इंस्टेंस के लिए, उस मिली सेकेंड्स के लिए वो रोक देता है कि भैया रुक जाओ, आपका जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसी ट्रांजैक्शन में दूसरा बंदा उसको ऐड कर रहा है। तो वो एक तो रोल बैक ये कर देता है, एबॉर्ट कर देता है, उसको बंद कर देता है कि दूसरा कोई बंदा उस पर काम कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन हो नहीं पाती। अगर हो भी जाती है गलती से, तो वो क्या इंश्योर करता है कि वो रोल बैक कर देता है। रोल बैक यानी वो जो पहले कंडीशन में जो डेटा था, जब ये दोनों बंदों ने कुछ भी नहीं किया था, डेटा में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई थी, उस स्टेट में लाके वो फिर से खड़ा कर देता है उस डेटाबेस को। उसको बोला जाता है, ये प्रॉपर्टी को, एटॉमिसिटी। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। इट एंश्योर्स दैट द डेटाबेस प्रॉपरली चेंजेस द स्टेट्स अपॉन अ सक्सेसफुली कमिटेड ट्रांजैक्शन। समझो मैंने डेटा एंट्री कर दी, पूरा एक रिकॉर्ड डाल दिया, तो डालने के बाद उसको लॉक कर देता है कि ये बंदे ने जो लिखा है ये पूरा हो गया, उसका ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, और ये हर एक जगह पे सेम ही दिख रहा है। तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि ये प्रॉपरली हो गया है और सब जगह पे एक जैसा ही दिख रहा है। तो ये इंश्योर हो जाता है कंसिस्टेंसी के थ्रू। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी आइसोलेशन। क्या करती है प्रॉपर्टी? इट एनेबल्स द ट्रांजैक्शंस टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एंड ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर। आइसोलेशन और एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या करता है? समझो एक काम कर रहा है कोई, तो दूसरे को रोक देता है, भैया काम मत करो। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है, इसको ये प्रॉपर्टी क्या करती है? आइसोलेट करती है। कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, समझो किसी का भी रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो डेटाबेस को एक ही यूज़र एक्सेस कर पाएगा, जो भी उसका मैनेजर है, डेटाबेस मैनेजर। तो वो जब तक ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता, उसको आप देख पाएंगे क्या? नहीं। अगर आपके सामने उसने आप पहले ही रख दिया, तो पूरा साइट हैंग होने के चांसेस है। तो वो पूरा इंश्योर करने के बाद ही ये डेटा अपलोड करता है, और हर एक उसमें जो रिकॉर्ड है उनको आइसोलेट करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन जो रहते हैं हर एक, वो आइसोलेट होता है। ट्रांजैक्शन किसका आइसोलेट होता है? जो इम्पोर्टेंट है, यानी जो बंदा, उसको हाईएस्ट अथॉरिटी दिया जाता है कि डेटाबेस उसको मैनेज करना है, उसको इम्पोर्टेंस उसका पहचान के उसका जो ट्रांजैक्शन है वो आइसोलेट किया जाता है, ताकि उसका जब ट्रांजैक्शन चल रहा हो दूसरा कोई इंटरफियर ना करे, उसको ओवरराइड ना करे। ठीक है, ये तो हो गया आइसोलेशन। इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी में मेंटेन होती है और इंडिपेंडेंस भी रहता है हर एक ट्रांजैक्शन में। चौथा और लास्ट है ड्यूरेबिलिटी। एसिड में से लास्ट है ड्यूरेबिलिटी। क्या करता है ड्यूरेबिलिटी? इट इंश्योर्स दैट द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ अ कमिटेड ट्रांजैक्शन परसिस्ट इन केस ऑफ सिस्टम फेल्यूर। हर एक ट्रांजैक्शन, जो भी जितने भी हुए ट्रांजैक्शंस, उसका एक टेम्पररी रिकॉर्ड वो रखता है, ताकि अगर कोई सिस्टम फेलियर हो जाए तो वो रोल बैक करने में सक्षम रहे, और जो पूरा डेटा है वो ड्यूरेबल रहे, यानी जितना भी उसमें बैकअप किए जाते हैं वो बैकअप का ड्यूरेबिलिटी इंश्योर हो। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशनल मॉडल का जो ट्रांजैक्शन करके है उसके प्रॉपर्टीज, एसिड प्रॉपर्टीज। ये आपको याद रखने हैं, हर एक के डेफिनेशन भी याद रखने हैं, और किसे क्या क्या बोला जाता है वो भी आपको समझ लेना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये टॉपिक में आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स, तो मुझे कमेंट कीजिए। अगला पार्ट में सेकेंड वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।